नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट लेवल टू रिट लेवल टू के मॉडल पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान के टॉपिक को इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे 60 इस पेपर में। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन बताएंगे और 60 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है, तो यहाँ बात करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ है हड़प्पा। तो हड़प्पा के अलावा और भी जो स्थल है जो अब पाकिस्तान के अंदर है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो के अलावा हैं बहावलपुर और मोहनजोदड़ो, ये स्थल अभी पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं। बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता है जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, जैसे सरस्वती नदी, इनके मध्य में इनका विकास हुआ था। इनके क्षेत्र के मध्य में इस सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर की गई थी। बात करें किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की थी। किसकी भाई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने की थी। और इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। तो भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग की यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो ये है जो उत्तर का विशाल मैदान माना जाता है। उत्तर का विशाल मैदान ये इस टाइप का है दोस्तों, जैसे ये धनुष आकार का है। कैसा है भाई? ये धनुष आकार का है। तो यहाँ पर बात करें, ये दो पर्वतों के मध्य है। तो एक तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हिमालय पर्वत, मान लो यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये धनुषा आकार से स्थित है। इस टाइप का ये दिखता है। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है। कपिलधारा प्रपात बात करेंगे तो ये है नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये नर्मदा नदी का जो अपन उद्गम स्थल माने, यानी कि कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलकर भ्रंश घाटी में बहती है। ये नदी किस घाटी में? भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जैसे मानो आप ये है, ये पर्वत है, ये पर्वत है और ये भी पर्वत है। पर्वत पूरा ऐसे था, ठीक है। आप देखें, ये एक पूरा पर्वत है, लेकिन यहाँ से कोई नदी जाती है, यहाँ से कोई ऐसे पानी बहाव काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। भ्रंश घाटी के बारे में समझा रहा हूँ आपको। ऐसे काफ़ी लंबे टाइम चलता है, तो उसके बाद उस पर्वत की जो है स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो इसे ही भ्रंश घाटी बोलते हैं। इसे ये जो अभी नदी यहाँ से निकल रही है, पहले पूरा पर्वत ऐसा था ये, लेकिन ये कट गया। तो अभी जो भ्रंश घाटी, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं नर्मदा नदी। उद्गम स्थल आप इसका बता दिया, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो भारत की जलवायु पर, यहाँ पर, तो भारत की जलवायु पर महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अक्षांश, समुद्र जल से ऊंचाई, दूरी, मानसून, पवने आदि यहाँ पर प्रमुख इसके घटक माने जाते हैं जलवायु की, जो प्रभावित करते हैं जलवायु को। भारत में काली मिट्टी विस्थापित नहीं, दलदली नहीं, लावा जन्य है। भाई, भारत में काली मिट्टी लावा जन्य है। और इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में, यानी कि लावा मिट्टी जो है, इसके प्रमुख क्षेत्र के बारे में यहाँ बात करें तो इसके जो क्षेत्र है, जो मालवा का पठार और दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो निम्न को सुमेलित करना है यहाँ पर। तो जैसे सांगोर, तो सांगोर हो जाएगा यहाँ पर, सांगोर सुंदरवन हो जाएगा सांगोर का। देवदार मध्य भारत में है। और सुंदरी, जो सुंदरी है, ये हो जाएगा हिमालय की तरई। हिमालय की तरह नहीं है, हिमालय की तराई, हिमालय की तरई।
यहाँ पर सुंदरी इसका हो जाएगा, और सिनकोना हिमालय के उस क्षेत्र, सिनकोना हिमालय के उस क्षेत्र, तो यहाँ हो जाएगा जैसे 3 2 1 4, ये इस प्रकार से इसका ये सुमेलित बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आगे। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन माना जाता है? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों माना जाता है? तो यहाँ बात करेंगे अपन गेहूं की, किसकी? गेहूं उत्पादन और उत्पादकता दोनों यहाँ पर माने जाते हैं। और गेहूं के बाद, जो गेहूं के बाद यहाँ पर बात करें अपन हरित क्रांति की उत्पादन एवं उत्पादकता के बारे में, तो वो यहाँ पर हो जाएगा चावल। गेहूं के बाद आता है चावल का नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 1 की बात करें यहाँ पर, तो भाग 1 के अंदर संघ एवं राज्य होगा। भाग 1 के अंदर संघ एवं राज्य। भाग 2 के अंदर बात करें तो भाग 2 के अंदर होगा नागरिकता। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 के अंदर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 3 पीछे बचा है, जो होगा मूल अधिकार, जनता को मूल अधिकार भाग 3 के अंदर दिए जाएंगे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में संघ एवं राज्य। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया गया है? संविधान के किस संशोधन में ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व बना दिया है? यहाँ पर बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर हुआ था। और अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद में इनको जो संशोधन किया था, तो ये अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। तो ये कब किया गया? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, मैंने अभी बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए। राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था भाई? राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे उस टाइम, और इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था को लागू किया था, यानी स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबिल। और ईसाई धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो कुल कितने सदस्यों को ये नामित कर सकते हैं? तो राज्यसभा के लिए ये कर सकते हैं 12 सदस्यीय राज्यसभा, प्लस 2 सदस्य ये कर सकते हैं इंडियन एंग्लो यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय को, इंडियन एंग्लो को यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय। तो कितने हो गए टोटल? 14। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो भारत के प्रधानमंत्री का वैसे तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अपने को यहाँ ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अगर ये इसके अंदर है तो यही राइट होगा इसमें, जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो यहाँ पर निर्धारित जो संख्या है दोस्तों वो है 500।
कितनी हो जाएगी? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो है 500। ये है कि आगे संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 500 ही होती है। और न्यूनतम की यहाँ बात करें तो न्यूनतम होती है दोस्तों 60, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। किस अनुच्छेद के तहत ये निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 170। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये है ब्राह्मी लिपि में। और इसको जो पहली बार जो पढ़ा है इस लिपि में, इस लिपि को पहली बार पढ़ा है वो थे जेम्स पिरसेंस। जेम्स पिरसेंस ने इस लिपि को पहली बार पढ़ा है, यानी कि पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है? तो मेघदूत का लेखक है दोस्तों कालिदास। मेघदूत का लेखक कालिदास है। और कालिदास के बारे में और अपन अधिक देखें तो इन्होंने मेघदूत की रचना तो की ही थी, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि अभिज्ञान शकुंतलम, ऋषि संहार, कुमार संभव, मेघदूत और जो ये रघुवंशम, इन्होंने इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं कालिदास की। और कालिदास हैं जो गुप्तकालीन विभूति थे, इनकी गुप्तकालीन विभूति थी। हर्ष के समय की राजधानी थी। तो हर्ष के समय की जो राजधानी की बात करें यहाँ पर तो कन्नौज, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। हर्ष के समय की राजधानी कन्नौज थी। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। कहाँ से भाई? थानेश्वर से स्थानांतरण कहाँ पर की थी? कन्नौज, हर्ष ने। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो यहाँ बात करेंगे अपन हर्षवर्धन। कौन थे भाई? हर्षवर्धन। और जो हर्ष को जो संस्कृत के जो 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता भी इनको माना जाते हैं। किनको? हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 ये नाटक हैं। कौन से भाई? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनके रचनाकार भी इनको माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो वो थे जहांगीर। कौन थे भाई? जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी इनके शासनकाल में। और जहांगीर ने जो हेरात के चित्रकार, जो हेरात के जो चित्रकार थे अक्का रिजा, इनके नेतृत्व में जो आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किनके भाई? अक्का रिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? अक्का रिजा के नेतृत्व। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से किए? वो था तो वो ग्रह, यानी कि ग्रह यहाँ पर थोड़ी गलत टाइपिंग हुई है। ग्रह से क्या था? वो ग्रह था तो यहाँ पर बात करेंगे कस्बा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनाई गई एक नीति, यानी कि वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की जो युक्ति थी राजपूतों को अपने अधीन करने का, ये जो कार्य उन्होंने किया था। तो यहाँ पर बात करेंगे उस पहला राजपूत राजा था कस्बा वंश के भारमल राजा भारमल थे, जिन्होंने अकबर से पहले वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए थे। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित हैं? बेलाडीला खान जो है ये लौह अयस्क से संबंधित हैं। किससे है भाई? लौह अयस्क से संबंधित हैं। बेलाडीला जो खान है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा आपको पता हो तो आज से 7-8 साल पहले की बात है। दांतेवाड़ा के अंदर वो जो नक्सली हमला हुआ था जिसमें CRPF के काफ़ी जवान शहीद हुए थे। तो बेलाडीला खान जो छत्तीसगढ़ के अंदर दांतेवाड़ा में स्थित है। ये दांतेवाड़ा एक जिला है। जो ये खान बात करें तो ये खान एशिया की जो सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान है बेलाडीला, दांतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़। झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो रानीगंज की बात करें यहाँ पर तो रानीगंज हो जाएगा यहाँ आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है रानीगंज। और ये कोरबा, जो कोरबा है, कोरबा ये है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और सिंगरौली है तेलंगाना के अंदर स्थित है। ये कोयला के प्रमुख उत्पादन है। और ये झरिया हो जाएगा यहाँ पर, ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झारखंड के अंदर है। और जो भारत में सर्वप्रथम कोयला की बात करें तो ये 1814 में रानीगंज से निकला था। कहाँ से? रानीगंज। भारत में सबसे पहले कोयला रानीगंज से निकला था 1814 के अंदर। तो रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पूर्व का बोस्टन नाम से किसे पुकारा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन नाम से अहमदाबाद को पुकारा जाता है। अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। यहाँ बात करें अपना कि महाराष्ट्र, जो भारत का जो सूती वस्त्र उत्पादन के अंदर प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, वही गुजरात दूसरा स्थान पर रखा है यहाँ पर। और गुजरात में ये जो है 135 में से 87 मिलें अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। बोस्टन पूर्व गुजरात में जो टोटल मिलें हैं 135 में से 87 मिलें हैं जो अहमदाबाद में स्थित हैं। और इसी कारण इसे जो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में भारत का कौन सा वो राज्य है जो सरसों की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ बात करेंगे अपन राजस्थान की। तो राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध है ये माहिद नदी पर, महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो इसकी जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसकी लंबाई है 4,801 मीटर। 4,801 मीटर इसका जो लंबाई है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा के शौक से नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या भाई? हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा के शौक के नाम से भी इसको जाना जाता है, हीराकुंड बांध को। ये उड़ीसा राज्य में जो महानदी प्रसिद्ध उड़ीसा राज्य में इसका जो किया गया। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट को। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? सिंधु व कानू ने। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। हुआ क्या था? 1855 से 56 इसमें संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था ये दोस्तों। कब था? 1855 से 56 ईस्वी में ये संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या था इसमें कि रॉलेट एक्ट के जो विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था कि नरसंहार, यानी कि वो ऐसा उसमें लगभग है ना 1000 लोग मारे गए थे। उन्हें अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी इस लोगों पर। और इसके बाद क्या होता था कि जो जांच के लिए ये जनरल डायर ने उस पर क्या क्या गोलियां बरसाई। फिर इसके बाद में इसकी जांच खोली गई और इसकी जांच है जो हंटर कमीशन जो का गठन किया था हत्याकांड की जांच के लिए। किसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस का गठन किया गया था? किसका गठन हुआ था? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने किया था ये, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। देखें तो आप देखें जैसे सौरमंडल हो जाएगा,
समताप मंडल हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल हो जाएगा, ये आयन मंडल हो जाएगा। ये धरातल से हैं, जैसे क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल धरातल से 12 किलोमीटर और समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर और मध्य मंडल है जो 50 से 80 किलोमीटर और आयन मंडल है जो 880 से 640 किलोमीटर और बर्मी मंडल है जो 600 बर्मी मंडल हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करें तो 640 से ऊपर ही होगा ये। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो एटलस पर्वत हैं जो अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर एटलस पर्वत स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के जो मोरक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में ये विस्तृत है। किसमें भी? ये तीन अफ्रीका महाद्वीप के ये तीन देश है, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में ये विस्तृत है एटलस पर्वत अफ्रीका के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी की हम यहाँ पर बात करें तो ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जबकि जो सबसे लंबी खाड़ी की यहाँ बात करें वो हो जाएगी दोस्तों मैक्सिको ये सबसे लंबी खाड़ी है, लंबी मैक्सिको खाड़ी सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी खाड़ी की यहाँ बात करें तो ये हो जाएगी बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी है जो सबसे लंबी खाड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, निम्न में से जो वस्तुओं की गुणवत्ता चिन्हों में नहीं है वह है, यानी कि वस्तुओं की गुणवत्ता चिन्हों में से नहीं है वह है। तो यहाँ बात करेंगे अपन वस्तुओं जो है टीएम ये नहीं है, बाकी सब वस्तुओं की गुणवत्ता चिन्हों में मानी जाती हैं। तो गुणवत्ता यानी कि गारंटी की मोहर मानी जाती है। ये रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को यहाँ दोस्तों वैष्णव कहा जाता है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो किसका? मुगल जो वास्तुशिल्प है ये अरब और भारतीय शैलियों का मिश्रण माना जाता है मुगल वास्तु। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो संभावित संसाधन। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अवसादी सेल। क्या? अवसादी सेल। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो यहां बात करेंगे अपन उपनिषद की। उप का अर्थ होता है, यहां बात करें उपनिषद की बात करेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। उप यानी समीप, निषद यानी बैठना, यहाँ पर ये होता है। अंकल जैसलमेर से संबंधित हैं वो हैं, अंकल जो जैसलमेर से संबंधित हैं वो क्या है इसमें से? तो इसमें से अपन बात करेंगे काष्ठ जीवाश्म उद्यान। ये अंकल जो है ये जीवाश्म पार्क हैं दोस्तों। ये इस पार्क की अपन बात करें तो ये 21 हेक्टेयर यानी कि क्षेत्रफल में देखें तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म यहाँ पर पाए गए थे। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती हैं? तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती हैं? तो ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ मध्य है और दूसरी तरफ जिले हैं, मध्य और जिले हैं यहाँ पर। तो मध्य और जिले तो सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। तो नबदा, तो नबदा की यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर नबदा हो जाएगा दोस्तों टोंक। डोरिया, तो डोरिया हो जाएगा यहाँ पर कोटा। ये भाई 5 नंबर पे है, कोटा भी यहाँ दे रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपको, ये तो सार दे दिए, लेकिन इस तरफ जो आते हैं ना वो उसकी संख्या 5 से कितनी भी दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ बात करेंगे अपन नबदा, तो नबदा टोंक में हो गया। फिर बात करेंगे अपन डोरिया, तो डोरिया हो जाएगा कोटा के अंदर। फिर बात करेंगे अजरक, तो अजरक बाड़मेर के अंदर ही है भाई, बिल्कुल। फिर बात करेंगे मार्बल मूर्ति निर्माण, ये है जयपुर। मार्बल मूर्ति निर्माण हो जाएगा जयपुर। इस प्रकार से सुमेलित करना है। सारबैत, सारबैत जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली हैं, कहाँ की प्रसिद्ध हैं? सारबैत ये राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली हैं, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो इसे हम कहते हैं कि टोंक की। कहाँ पर? टोंक की ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं सारबैत। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भाई? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर स्थित है। और इस दर्रा अभ्यारण्य की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। 1955 में कोटा एवं झालावाड़ जिले में इसकी जो स्थापना हुई थी। और ये जो इसका क्षेत्रफल की यहाँ बात करें तो ये इसका क्षेत्रफल है 277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई थी। और जनवरी 2012 जनवरी 2012 के अंदर इसे जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब भाई? जनवरी 2012 को इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। किसे? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया है? तो इसे जनवरी 2012 में बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1955 में। कितने क्षेत्रफल में? तो 277 किलोमीटर वर्ग। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो जयपुर शहर को है जो गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा यहाँ पर दिया गया था? तो बात करेंगे अपन राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसको दिया गया था। हुआ क्या कि जो ब्रिटेन के किंग माने जाते थे, वो ब्रिटेन के किंग थे उस टाइम द्वितीय, जब राम सिंह द्वितीय का शासन था तो उनके शासनकाल के दौरान ब्रिटेन के किंग एडवर्ड एवं प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ये 1876 के अंदर ये जयपुर भ्रमण के लिए आए थे। उनकी जो आवागमन में जयपुर शहर को सर्वप्रथम गुलाबी रंग से रंगा गया था। उनके आने के जब उनका जो दौरा था यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे, उनके आने से पहले इन जयपुर शहर को प्रथम बार ये गुलाबी रंग से रंगा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? है या नहीं है कि विशेष यहाँ पर आप ध्यान दें, है या नहीं है पर। तो निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो केंद्र नहीं था, यहाँ बात करेंगे अपन जयपुर की। जयपुर उस टाइम नहीं था, है ना। राजस्थान की सीमा से लगे राज्य के जिलों का लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम है। इनकी लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम यहाँ पर आपको देखना है। तो आरोही क्रम यहाँ देखेंगे तो जैसलमेर हो जाएगा। तो जैसलमेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। जैसलमेर है वो है 767 किलोमीटर हो जाएगा जैसलमेर। फिर बात करेंगे अपन बाड़मेर की, तो बाड़मेर हो जाएगा 288 किलोमीटर। फिर इसके बाद बात करेंगे गंगानगर की, तो ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। फिर बात करेंगे बीकानेर की, तो बीकानेर हो जाएगा 168 किलोमीटर लंबाई की दृष्टि से। इस प्रकार से इसका क्रम है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता मानी जाती है? तो बीकानेर शैली। क्या भाई? बीकानेर शैली। और यहाँ पर बात करें अपन बीकानेर की उस्ता कला, क्या बीकानेर की उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रांकन, या फिर इसे मुन्नवत्ती कला भी यहाँ पर प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी कला? मुन्नवत्ती कला भी यहाँ की प्रसिद्ध कला मानी जाती है। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? हुआ क्या था कि 1893 की बात थी। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद खेतड़ी
झुंझुनू आए थे। और ये जो इनका नाम स्वामी जी का जो नाम था विवेकानंद नाम खेतड़ी शासक अजीत सिंह की ही देन मानी जाती है। ये शिकागो धर्म सम्मेलन था, उससे पहले जो खेतड़ी आए थे, वहाँ पर जाने से पहले आए थे। 51 नंबर है, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करने के लिए उचित कारण को सुनिए। इन कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण यहाँ पर बताना आपको। तो पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तृत से सीख सकते हैं, तो नहीं। समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है राइट। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण माना जाता है वो जैसे एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, तो नहीं। दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? निम्न में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो युवा संसद का आयोजन। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी यहाँ पर बात करेंगे, आनंददायी पाठ को आनंददायी बनाते हैं। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो सबसे उचित विधि यहाँ पर मानी जाती है वो है, जैसे बात करें अपन चलचित्र प्रदर्शन, तो नहीं। चित्र निबंध नहीं। भूमिका निर्वाह नहीं। वर्त अध्ययन। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को सुनिए। तो अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को यहाँ पर अपने को सुनना है। तो जैसे बात करेंगे अपन पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, नहीं। पिछले वर्ष का अभ्यास, तो ये नहीं होगा इसमें। तो जैसे अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, तो यहाँ यह 3 नंबर इसका राइट है। उस प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से बात करेंगे यहाँ पर। तो प्रदर्शन में जाना, नहीं। विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, नहीं। अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि ये विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, नहीं। अनिवार्य है, नहीं। क्रियान्वित करना सरल होता है, हाँ बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? लेखा चित्रकला संसाधन, नहीं। पारंपरिक लोक संसाधन, नहीं। प्राथमिक स्रोत, तो दोस्तों इसमें आज आपने इस सामाजिक विज्ञान की इस क्लास में आपने 60 क्वेश्चनों को देखा है और ये हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, आपको इस चैनल पर 100 प्लस मॉडल पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, प्रैक्टिस सेट 50 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो की जो PDF है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।